देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहला सवाल आदमी का ये होता है कि हम अपने पैसे को किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिसका जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो। देखिए, ऐसे ही एक सवाल मेरे पास आया है, वो भरत मेघनानी जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये मैं हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट मुझे किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है वो आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी तरह की कोई बात घुमाते नहीं है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, आप भी अगर ये चाह रहे हैं या फिर भरत मेघनानी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस तरह के जो भी व्यूवर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप पैसे इन्वेस्ट जो करना चाह रहे हैं वो किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आई मीन कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट करने का मकसद वेल्थ क्रिएशन हो, तो वहाँ पर आपको अलग तरह के फंड्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। या फिर हो सकता है कि आपका मकसद सिर्फ अपने पैसे को सेव करना हो, तो वहाँ पर किसी और तरह का मकसद हो सकता है, किसी और तरह का फंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आप किस एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मानकर चलिए कि अभी 25-30 की उम्र है आपकी और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस आपका वेल्थ क्रिएशन मकसद है, तो वहाँ पर आप इक्विटी में आ सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट का अगर टाइम हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी में आना चाहिए, प्लस वेल्थ क्रिएशन अगर मकसद है तो। अगर सिर्फ आप अपने पैसे को सेव करना चाह रहे हैं तो आप डेट फंड वगैरह का, हाइब्रिड फंड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड फंड में भी कुछ हद तक रिस्क होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वसूल तो ये होता है कि 65% इक्विटी में निवेश कर दिए जाएंगे और सिर्फ 35% डेट में निवेश किए जाएंगे। तो वहाँ पर आप देख लीजिए। प्लस अगर आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, ज़्यादातर आप कुछ ही हद तक रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मैं ये कहूँगा कि लार्ज कैप वगैरह का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी कैप फंड का यूज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है ना जिसका जवाब नहीं है। मल्टी कैप फंड में जब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आपको मालूम है या नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, मानकर चलिए आप जो भी पैसे किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर 25-25-25 का रेशियो रहता है कि 25% आपके लार्ज कैप में मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। बाकी जो 25% बचे हुए होते हैं, 75% तो हो गए, बाकी जो 25% बचे हुए होते हैं वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मार्केट में, किस तरह की जगह पे, किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिएगा, अगर मार्केट में ज़्यादा क्रैशेस है, ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है मार्केट में, तो वो लार्ज कैप वगैरह में इस्तेमाल करेगा। और देखेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चलने वाला है इक्विटी मार्केट का, तो वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैशेस आने वाला है या बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है तो वहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी जो होती है वो बड़ी कंपनी होती है, उनके ऊपर ज़्यादा इतना दबाव नहीं पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। वो हर तरीके से स्टेबल होती है, प्लस उनका रिटर्न भी स्टेबल होता है। इस बात को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ पर स्मॉल कैप में इसलिए निवेश किया जाता है ताकि वहाँ से रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क वर्सेस रिटर्न्स मिल सके। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फंड सेलेक्शन के वक्त बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आपका मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, दूसरी बात आपकी एज क्या है, तीसरी चीज़ ये कि आप अपने पैसों पर रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ऐसे पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में जिन पैसों पर वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क न ले सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स फंड बहुत ही बेस्ट फंड होता है, समझ रहे हैं ना। इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर भी नहीं होता है, डायरेक्ट वो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, चाहे वो निफ्टी 50 हो सकता है, उसके बाद सेंसेक्स 30 हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकता है। उस फंड की एलोकेशन भी उसी हिसाब किताब से की जाएगी और वहां पर रिटर्न्स भी आपको उसी हिसाब किताब से देखने को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि फंड सिलेक्शन के टाइम पे आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है, वो ये कि किसी भी
फंड का पास्ट परफॉर्म देखकर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। समझ रहे कि नहीं? पास्ट परफॉर्म मैं बराबर बहुत मरतबा बोल चुका हूँ, एक मरतबा फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी फंड का पास्ट परफॉर्म अच्छा है इसका यह मतलब नहीं कि उसका आने वाला परफॉर्म बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर का परफॉर्म भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि फ़ंड का फंड मैनेजर किस तरह से है, किस तरह के स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी होल्डिंग्स में मतलब उसकी पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक है वो किस तरीके के हैं। और भी दूसरे भी स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक देखने के बाद ज़्यादातर ये आपको पता चल ही जाता है ये किस तरह की कंपनी में अपने पैसे को निवेश कर रहा है। छोटी कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी या लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें। रेटिंग भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखना चाहिए। सिर्फ पास्ट परफॉर्म को देखकर ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि हाँ फ्यूचर में ये फ़ंड बहुत ही अच्छा करेगा या फिर बहुत ही बुरा करेगा। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।